आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ बीत चुकी है। हम स्वर्णिम काल की ओर गुजर रहे हैं, विकसित भारत की ओर गुजर रहे हैं। 2047 में भारत को आज़ाद हुए 100 साल पूरे होंगे। आप पीछे मुड़ करके जब देखेंगे तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में जिस कांग्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अगुवाई की, आज़ादी के बाद के सत्तावादी राजनीति में कांग्रेस का बहुत दिनों तक वर्चस्व रहा है। लेकिन पिछली सदी के 60 के दशक में पहली बार राष्ट्रवादी और समाजवादी विचारधारा ने मिल करके कांग्रेस को चुनौती दी और 1967 के चुनाव में गैर कांग्रेसवाद के सिद्धांत के बैनर तले, विचार तले उत्तर भारत के 8 राज्यों से कांग्रेस का एक तरह से सफाया कर दिया। विधानसभाओं में समाजवादी और राष्ट्रवादी गठबंधन की सरकारें काबिज होने में कामयाब रही। विधानसभा में उन्हें बहुमत मिला। गैर कांग्रेसवाद की विचारधारा को, सैद्धांतिकी को गढ़ने वाले 2 नेता रहे। एक नेता राष्ट्रवादी विचारधारा के थे तो दूसरे नेता समाजवादी विचारधारा के। उन्हीं में से राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती है। आज ही के दिन यानी 25 सितंबर 1916 को मथुरा में उनका जन्म हुआ था। पढ़ाई के दौरान ही वो राष्ट्रवाद के संपर्क में आ गए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता बने और अपना पूरा जीवन राष्ट्रवाद को समर्पित कर दिया। दीनदयाल उपाध्याय की राजनीतिक भूमिकाओं के बारे में लोग बहुत जानते हैं। भारतीय जनसंघ, जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्ववर्ती दल था, उसके संगठन मंत्री और आखिरी दिनों में उसके अध्यक्ष के रूप में उनकी बहुत सारी भूमिकाएं याद की जाती हैं। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय चिंतक भी थे, विचारक भी थे और उनकी समाजवादी विचारधारा से निकटता का असर कहें या गांधीवाद का असर कहें, कहीं न कहीं जो उन्होंने अंत्योदय का विचार दिया है, जो उन्होंने न्यास का सिद्धांत दिया है, वो गांधीवादी न्यास दर्शन, गांधीवादी न्यास सिद्धांत या गांधीवादी समाज विकास की दृष्टि का विस्तार लगती है। एकात्म मानववाद उनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एकात्म मानववाद के जरिए उन्होंने पूरी मानवता को एक तरह से संदेश दिया है और मानवता के लिए काम करने की बात की है। उस पर फिर कभी चर्चा होगी। अंत्योदय का विचार भी उन्हीं का दिया हुआ। अंत्योदय मतलब समाज के आखिरी छोर पर स्थित व्यक्ति का विकास। गांधी जी जिसे दरिद्र नारायण कहते थे, लोहिया जी से हाशिए का व्यक्ति कहते थे, कहीं न कहीं अंत्योदय का विचार भी उसी तरह से विकसित होता हुआ नजर आता है, उसी की विस्तारित कड़ी नजर आता है। एकात्म मानववाद और अंत्योदय की विचारधारा के साथ ही जनसंघ के संस्थापक, महामंत्री और बाद के दिनों में अध्यक्ष के रूप में दीनदयाल उपाध्याय जी की अनेकों भूमिकाएं हैं। उनकी सादगी, सादा जीवन, उच्च विचार की उनकी धारणा, इसको लोग बहुत याद करते हैं। आज भी वो पीढ़ी है जिन्होंने दीनदयाल जी के साथ काम किया है और उनके पास अगर आप बैठ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दीनदयाल जी का भारतीय राजनीति में क्या योगदान है। भारतीय राजनीति में उन्होंने किस तरह से अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई है, बदलाव की भूमिका निभाई है। एक बात और बताना चाहूँगा कि दीनदयाल उपाध्याय जी एक अच्छे विचारक होने के साथ ही अच्छे पत्रकार और राजनीतिक चिंतक और टिप्पणीकार भी थे। ऑर्गेनाइजर और 5 जन में उन्होंने बरसों तक लिखा। पॉलिटिकल डायरी तो उनकी बड़ी फेमस, मतलब एक तरह से कहिए कि उनका स्तंभ था। पॉलिटिकल डायरी उनका बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्रसिद्ध स्तंभ रहा। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दीनदयाल जी स्वभाषा यानी हिंदी के बड़े पैरोकार थे।
उन्होंने एक जगह लिखा है कि राजनीतिक व्यक्ति या राजनेता भाषा का मुद्दा तो उछाल सकते हैं, भाषा को लेकर के आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन भाषा को जन्म नहीं दे सकते, भाषा का विकास नहीं कर सकते। दीनदयाल उपाध्याय जी स्वतंत्र भारत की राजभाषा के तौर पर सही मायने में हिंदी को स्थापित करने की वैचारिकी के प्रबल पैरोकार थे। आप सब जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत की, भावी भारत की, स्वाधीन भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी थी, स्वीकार किया था। 12 सितंबर 1949 को राजभाषा के मसले पर बहस शुरू हुई, दोपहर बाद बहस शुरू हुई और 14 सितंबर को संविधान ने भारत की भावी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को अपना लिया था, स्वीकृति दे दी थी। संविधान का अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक में भाषा की क्या स्थिति होगी, कैसे होगी, इस पर विस्तार से चर्चा है। कभी मौका लगे तो आप संविधान के उन पृष्ठों से, उन अनुच्छेदों से गुजरिए। लेकिन उसमें एक उपबंध लगा दिया गया, क्लॉज लगा दिया गया कि, और हालांकि उसको लेकर के कुछ बड़ी विरोधी भावनाएं थीं, उसको देखते हुए हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने 200 साल के शासनकाल में चाहे और कुछ किया चाहे या नहीं किया, अंग्रेजी को इस देश की राजभाषा के पद पर स्थापित तो कर ही दिया। और यह सच है कि भारत में 2% से भी कम लोग अंग्रेजी को बोलते हैं या ठीक से समझते हैं, फिर भी अंग्रेजी आज भी आज़ादी के 77 साल बाद भी भारत की प्रमुख राजभाषा बनी हुई है। दीनदयाल उपाध्याय जी का अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं था। अंग्रेजी से विरोध तो अंग्रेजी हटाओ आंदोलन करने वाले डॉक्टर लोहिया का भी नहीं था। गांधी जी भी अंग्रेजी के विरोधी नहीं थे, उनकी तो पूरी शिक्षा दीक्षा ही अंग्रेजी में हुई थी, लेकिन वो अपनी भाषा में सोचने और अपना राजकाज चलाने के पैरोकार थे। दीनदयाल जी भी कुछ ऐसे ही थे। लोहिया ने अंग्रेजी हटाओ आंदोलन पिछली सदी के 60 के दशक के आखिरी दिनों में चलाया। उत्तर भारत में बड़े लंबे समय तक ये आंदोलन चला। उसके विरोध में दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिलनाडु में, अंग्रेजी समर्थन में आंदोलन चला, हिंदी विरोध का आंदोलन चला। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान में देने की है कि 1950 में जब संविधान अपना स्वीकार हुआ, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो संवैधानिक एक उपबंध भी लागू हो गया राजभाषा को लेकर के। राजभाषा के बारे में ये तय हुआ कि 15 साल तक भारत की राजकाज की भाषा अंग्रेजी बनी रहेगी और इस बीच हिंदी को इस तरह विकसित कर दिया जाएगा कि वह देश का शासन चलाने योग्य बन सके। लेकिन जैसे जैसे ये घड़ी नज़दीक आने लगी, यानी 26 जनवरी 1965 की घड़ी, तो दक्षिण भारत के कुछ राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु में हिंदी को लेकर के एक बड़ा विरोध शुरू हो गया, आंदोलन शुरू हो गए। और इस आंदोलन की शुरुआत 1964 में ही हो गई। 1964 में कुछ जगहों पर यह आंदोलन बड़ा हिंसक भी हुआ। उन्हीं दिनों दीनदयाल उपाध्याय का एक नया रूप सामने आया। रूप ये कि हिंदी के वो कितने बड़े समर्थक हैं, कितने बड़े पैरोकार हैं, कितने प्रबल पैरोकार हैं। उन्हीं दिनों दीनदयाल उपाध्याय जी की मुंबई की एक यात्रा हुई थी। जनसंघ के महामंत्री के नाते वो मुंबई गए थे, तो वहाँ उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जैसा कि एक पारंपरिक तरीके से बड़े नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाषा को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा था कि राजभाषा विरोधी इस आंदोलन को जबरदस्ती दबा देना चाहिए। जब उन्होंने ये बात कही, क्योंकि दीनदयाल जी की छवि कोई आक्रामक राजनेता की नहीं थी, राष्ट्रवाद के पैरोकार तो थे, लेकिन वो हिंसा के समर्थक नहीं थे।
ऐसे व्यक्ति के मुख से सुनना, और पत्रकारिता के जो लोग थे वो जानते थे दीनदयाल उपाध्याय जी को, जो पत्रकार वहाँ थे, तो किसी एक बड़े पत्रकार ने दोबारा पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, फिर से बोलिए। तो उन्होंने कहा कि नोट कर लीजिए, दीनदयाल जी ने कहा नोट कर लीजिए कि हिंदी विरोधी आंदोलन को जबरदस्ती दबा दिया जाना चाहिए। इससे साबित होता है कि हिंदी को लेकर के दीनदयाल जी की सोच क्या थी। दीनदयाल जी ने अपने निबंध में लिखा है, एक लेख में लिखा है कि जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो उन दिनों कहा जाता था कि स्वराज सुराज की जगह नहीं ले सकता। मेरा मानना है, मतलब दीनदयाल जी कहते हैं कि ठीक उसी तरह सुभाषा स्वभाषा का स्थान नहीं ले सकती। मुझे लगता है कि आज उनकी जयंती पर, दीनदयाल जी जैसे व्यक्ति की जयंती पर, शख्सियत की जयंती पर, हस्ती की जयंती पर हमें उनके राजभाषा को लेकर के जो विचार रहे हैं जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, वो अपनी भाषा की बात करती है और उसका विरोध भी किंचित होता है कहीं कहीं। तो विरोध करने वालों को भी पता होना चाहिए कि हमारे जो विचारक राजनेता रहे हैं, चाहे गांधी रहे हों, लोहिया रहे हों, पुरुषोत्तम दास टंडन रहे हों, राजेंद्र प्रसाद रहे हों, दीनदयाल उपाध्याय रहे हों, वो भाषा को लेकर के क्या सोचते थे और भाषा को लेकर के उनकी क्या दृष्टि थी। दोस्तों, आपको हमारा यह विचार या हमारा विश्लेषण कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर जाहिर कीजिएगा। अगर मेरे विचार पसंद आ रहे हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं इसी तरह से, तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना स्नेह बनाए रखिए। फिर मिलेंगे किसी और नए विषय पर नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार।